कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने किया कोर्ट में बयान। सलमान खुर्शीद और दूसरे नेताओं की वजह भड़की हिंसा। खुर्शीद के अलावा कई और नेताओं पर पहुंची दंगों की जांच। अशबिहार में दिया जलाने को लेकर पुजारी और श्रद्धालुओं में हुई हाथापाई। पीड़ित लेखराज के सिर में आई चोट। पुजारी पर लगाया रोड से हमला करने का आरोप। सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर। आलू 40 और प्याज 50 रुपए किलो। व्यापारियों ने कहा बारिश और लॉकडाउन की वजह से हुई परेशानी, अभी 1 महीने तक महंगे रहेंगे रेट्स। सैलरी न मिलने पर चौथे दिन GHPS का धरना जारी। सैलरी मांग रही है टीचर, हुए सस्पेंड। टीचर्स का कहना जल्द से जल्द हम लोगों को दी जाए सैलरी। और CBD ग्राउंड में निगम को मिलने वाली नई गाड़ियां देखकर कर्मचारी हुए नाराज। ऊंटवाल ने कहा प्राइवेट कंपनी को काम देने से कर्मचारी को है नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। इस साल फरवरी में यमुना पार कई इलाकों में दंगे हुए थे। इसकी जांच के दायरे में अब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी आ गए हैं। दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार एक आरोपी ने मजिस्ट्रेट के सामने खुर्शीद का नाम लिया है। खुर्शीद के अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण, CPM की नेता वृंदा करात, कविता कृष्णन, कवलप्रीत कौर और गौहर रजा का भी जिक्र उसके बयान में है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले में एक गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। बयान में कहा गया कि सलमान खुर्शीद ने दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके बाद हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद खुरेजी महिलाओं के धरने में भाषण देने आए थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दंगों के मामलों में दाखिल आरोप पत्र कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, खालिद सैफी तथा सरकारी गवाहों के बयानों के आधार पर है। कड़कड़ुमा अदालत में दाखिल आरोप पत्र में पूर्व कांग्रेसी पार्षद इशरत जहां और सरकारी गवाहों के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि उदित राज, सलमान खुर्शीद, वृंदा करात, उमर खालिद जैसे कई लोग धरना स्थल पर आ गए और उन्होंने इसके बाद भड़काऊ भाषण दिया। इसी वजह से हिंसा भड़की। इसके अलावा इशरत जहां ने बताया कि CAA के खिलाफ चल रहे धरने और प्रदर्शन को लंबा खींचने के लिए सलमान खुर्शीद, राहुल रॉय समेत कई नेताओं को हमने खालिद सैफी और जामिया को ऑर्डिनेशन कमेटी के कहने पर बुलाया था। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर आप सारा कशा उठाते हैं तो आप 17,000 पन्नों की चार्जशीट बना लेंगे, लेकिन उसमें प्रभावी और उपयोगी बातें होनी चाहिए। उनके मुताबिक देश में भीड़ जुटाना अपराध नहीं है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में दर्ज कराया गया है। कपिल मिश्रा का कहना है कि दंगों को लेकर मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। कपिल मिश्रा ने कहा कि हेट कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ मैंने शिकायत करवाई है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग मेरे खिलाफ हेट कैंपेन चला रहे हैं उन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। आज मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है उन लोगों के खिलाफ जो लगातार एक हेट कैंपेन और झूठी खबरें मेरे खिलाफ चला रहे हैं। जब दिल्ली दंगों की जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सामने आ रही है, जिन्होंने दंगे किए, आग लगाई, हथियार इकट्ठे करे, फंड इकट्ठे करे, प्लानिंग करी महीनों तक दिल्ली में दंगों करने की, उनको छोड़कर मेरे को टारगेट करना, मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाना, झूठी शिकायतें करना, ऐसा एक ग्रुप है जो असली अपराधियों को बचाना चाहता है, मेरे खिलाफ नफरत पैदा करना चाहता है और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर रहा है। तो मैंने दिल्ली पुलिस में आज इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मेरा ये मानना है कि अगर मेरे घर से हथियार मिले होते, बम मिले होते, फंडिंग मेरे द्वारा की गई होती, उन मीटिंगों में मैं बैठा होता जहाँ पर सफूरा जरगर कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या की साजिश कर रही थी, तो मेरे खिलाफ भी आप ऐसी खबरें चलाते। लेकिन जब हत्या करने वाले, दंगे करने वाले, तेजाब और बम खरीदने वाले पकड़े जा चुके हैं, तब आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं और मेरे खिलाफ जानबूझकर नफरत क्यों पैदा करना चाहते हैं? तुमने मंदिर में दान नहीं दिया, इसलिए तुम दीपक जलाने के हकदार नहीं हो। ये फरमान कथित रूप से एक पुजारी ने भक्तों को सुना दिया। फिर क्या था, दोनों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुजारी और उसके एक साथी के भक्तों को लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया।
आपको बता दें, मामला उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना विहार इलाके हर्ष विहार इलाके का है। सबोली खेड़े में एक मंदिर का पीड़ित लेखराज ने बताया कि वह शनि मंदिर सबोली खेड़ा में पूजा करने गए थे। उसी समय मंदिर के पुजारी राम कैलाश जोशी वहां आए और पूजा का दीपक उठाकर फेंक दिया। जब भक्त लेखराज ने दीपक फेंकने का कारण पूछा तो पुजारी लेखराज ने कहा कि तुमने मंदिर में दान नहीं दिया, तुमको पूजा करने का कोई हक नहीं है और आज के बाद तुम मंदिर में पूजा करने नहीं आओगे। पंडित लेखराज ने कहा कि मैं 3 साल से मंदिर में पूजा करने आ रहा हूं। इस बात को लेकर पुजारी और लेखराज में बहस हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। पुजारी ने भक्तों के सिर में अपने साथी के साथ मिलकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके चलते लेखराज के सिर में गहरी चोट आ गई और उसके आगे भी आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर पुजारी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और घायल लेखराज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं पीड़ित लेखराज ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जमानत की गुहार लगा रही है। सुबह 5:30 बजे वहाँ के किसी दुकान वाले ने, जिनका नाम जुगली जानता हूँ मैं उनको, उन्होंने आगे खबर दी कि आपके पिताजी का सर फाड़ दिया और वो वहाँ बेहोश पड़े हैं। इस टाइम में वहाँ पहुँचा तो मौका वारदात पे कोई भी मुझे वहाँ मिला नहीं। मैंने वहाँ पे सब्जी का ढूंढा, कोई नहीं मिला। उसको देखते हुए मैंने कानूनी कार्रवाई करने जो है 100 नंबर पर कॉल किया, जिसके तुरंत बाद 10-5 मिनट में पुलिस वाले वहाँ पे आए और उन्होंने एक एम्बुलेंस बुला के हमारे पिताजी और मुझे वहाँ से बैठा दिया और कहा कि पहले आप अपनी डॉक्टरी कराओ, उसके बाद आप थाने आना। मैंने फिर 2 बजे करीब मेरे को वहाँ से 2-3 हॉस्पिटल घुमाने के बाद में एमएलसी कराई गई। घर आने से पहले हमारे पीछे 2-3 आदमी आए जो यहीं के ही, हमारे गाँव के ही बड़ी, मतलब कि थोड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने आके यहाँ पर बोला कि आप फैसला कर लो, ऐसा होता रहता है। तेल का जो दिया था वो कह रहे थे कि तुम छोटे लोग हो, छोटा दिया जला करो, दिया उठा के फेंक दें। बड़े ऐसे मांग रहा था मुझे 25,000 रुपये। किस बात के पैसे मांग रहे थे? वो कह रहा था मंदिर की छत गिरवानी है, मुझे 25,000 रुपये। मैंने कहा भाई वहाँ से पुरानी चादर मिल जाएगी कबाड़े में थे। तो कहा कि मैंने कोई सामान अभी तक पुराना नहीं लगाया मंदिर में, मुझे नए सामान देना दे दो। उन्होंने मेरी जब से जो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने किसने मारपीट शुरू की? कैलाश जोशी, विनोद और उसका अन्य साथी जो तीसरा गोरखनाथ के मंदिर में रहता है। कैलाश जोशी कौन है? कैलाश जोशी जो शनि मंदिर का पुजारी है। पुजारी है? हाँ और जी। उनके साथ कौन था? विनोद जो सब्जी कौन है? जो गोरखनाथ के मंदिर में रहता है। जी, वो भी पुजारी हैं? हाँ जी। गलती तो जब मर्यादा से बाहर निकलता है। वो मुझसे क्या बोला कि तेरे बाप का मंदिर है, तो आप कंप्लेंट क्या रोक लेगा? तो आप कंप्लेंट करते? तो कंप्लेंट 100 नंबर पे। आपने कानून आपने अपने हाथों में ले लिया ना। 1 मिनट रुको ना, कानून आपने अपने हाथों में ले लिया। हमने 100 नंबर पे फोन करा, उस दिन करा भी था 100 नंबर पे फोन। इतने में वो मुझे मारने लगा, धक्का मारने लगा, मुझे मारने लगा। आपने किस चीज से मारा था? मुझे मारने लगा, वो धक्का मारने लगा मुझे। नहीं, सर में जो टाँके आए हैं उसके में किस चीज से मारा? जो वो यहाँ था, जी। यहाँ था, ये उसका ये कोना उसके, और यहाँ तेल बिखरा हुआ था। हाथ कैसे टूटा? शनिवार हाथ कैसे टूटा? ये हाथ हमें नहीं मालूम, ये गिरने से ही ऐसा हुआ है इसका। बल्कि और घर और आके धमकी देते हैं कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो हम आगे देख लेंगे, तुम्हें भुगतेंगे। हम वहाँ खेड़े पे जाते हैं घूमने के लिए मंदिर में, या सुबेरी जाते हैं, अकेले जाते हैं, कोई भी वहाँ वारदात कर सकता है क्योंकि तो वहाँ इकट्ठे रहते हैं। जल्दी 2041 मास्टर प्लान आने वाला है, जिसको लेकर डीडीए की मीटिंग भी चल रही है। आने वाले मास्टर प्लान को लेकर आरडब्ल्यूएच सहित सभी लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में कुछ बेहतर होगा। इस पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, जो डीडीए के मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि झुग्गी वासियों को बसाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की माली हालत सुधारने को लेकर कदम उठाए जाएंगे। इस पर आरडब्ल्यू के अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में अभी हालात पूरी तरह खराब हैं, जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर डीडीए बदलाव करे जिससे इलाके का विकास हो। डीडीए अथॉरिटी का मेंबर होने के नाते हमारी जो भी मीटिंग होंगी, हमारा उसमें एक सबसे मेन वो रहेगा कि दिल्ली में ग्रीनरी बढ़े, दिल्ली में ग्रीनरी बढ़े और दिल्ली में जो अव्यवस्थित जो कॉलोनियाँ हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दिल्ली के अंदर जे क्लस्टर में रहने वाले अभावग्रस्त लोगों को, उन लोगों को जहाँ पे झुग्गी है उनकी रजिस्ट्री कराने का जो बीड़ा रखा है वो बहुत बड़ी संख्या में पूरा हो गया है, तो वो जल्द से जल्द पूरा हो। एक तो व्यवस्था ये रखेंगे। दूसरा 48,000 जो झुग्गियाँ रेलवे ट्रैक के साथ हैं
उनको सही ढंग से विस्थापित हों। दिल्ली के जो नागरिक हैं जो जे क्लस्टर में रहते हैं या रेलवे कॉलोनी के बगल में जो अभावग्रस्त जो लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे रखकर वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को ढंग से विस्थापित करने के बाद वो दिल्ली की मुख्य धारा में लोग शामिल हों और दिल्ली के लोगों को सांस लेने के लिए ग्रीनरी दिल्ली में बढ़े, आवागमन दिल्ली में सुगम हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान 2041 में जो भी प्रारूप होंगे वो उसके हिसाब से उसको करने का प्रयास करेंगे। समस्याएं तो नॉर्मल हैं हर इलाके में, कहीं वाटर लॉगिंग है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं पे जो ड्रेनेज का दिक्कत है, सैनिटेशन में प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट में है, इंक्रोचमेंट है और इस तरह से बहुत सी दिक्कतें जो कि नॉर्मल हर इलाके में। हमने सारी कई लोगों की डिस्कशन सुनी और देखा और यही निकल के आया कि हाँ कॉमन प्रॉब्लम्स है हर जगह पे। और हम लोग डीडीए से ये चाह रहे हैं कि भाई साहब आप हम लोगों से मत पूछिए कि हमारी समस्याएं क्या हैं। आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको एक एक चीज़ पता है किस इलाके में क्या दिक्कत है और क्या समस्या है। हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप हमें अपना विज़न दीजिए, आप हमें अपना प्लान दीजिए, आप बताइए आप क्या देने जा रहे हो हमें 2041 में। आप हमारे सामने वो डॉक्यूमेंट रखिए जो हमें बताए कि 2041 में वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है, और तब हम आपको बताएंगे कि इसमें ये कमी है, इसको ये मॉडिफाई कर लीजिए। सब्जियों के रेट सातवें आसमान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने जाकर कृष्णानगर की झील मंडी में देखा तो आलू के भाव 35 से 40 रुपए किलो थे, प्याज के रेट 40 से 50 रुपए किलो थे। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि अभी 1 महीने तक कोई रेट कम नहीं होगा। लोग पहले के मुकाबले अब कम खरीद रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से फसल खराब हुई है, लॉकडाउन की वजह से सब्जियों के रेट पर असर देखने को मिल रहा है। ये सब्जी लॉकडाउन में जितनी सब्जी पिटी थी बड़े रेट डाउन थे। जो 10 रुपये किलो प्याज बिके, 10 रुपये किलो टमाटर बिके, आज वो समझ लो 40 रुपये किलो प्याज हो गया है और 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, क्योंकि संभाल नहीं हो पाई। छोटे बंदे से लेके बड़े बंदे तक ने संभाल नहीं की, क्योंकि 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया था, सब बंदे आगे पीछे हो गए थे, सामान की बिल्कुल पैरवी नहीं हो पाई। और अब आगे प्याज महंगा कारण का रीज़न है प्याज की फसल ख़राब हो चुकी है, इसलिए प्याज कुछ महंगा हो गया, कुछ और महंगा हो सकता है। और बाकी रहा कि सब्जियों की बात, जो पीछे ये एकदम पानी का सैलाब आ गया, इससे फ़र्क पड़ गया। बस 1 महीने बाद नई फसलें शुरू हैं, जो नई फसलें आएंगी तो रेट टूटेंगे। 1 महीना और पब्लिक को इंतजार करनी पड़ेगी। प्याज की जो नई फसल है दशहरे के बाद आएगी, उससे पहले कोई भी सस्ता होने की गुंजाइश नहीं है। ये तो बस ये है कि आदमी जैसा कहेगा चलता रहेगा और प्याज भी महंगा ही रहेगा। व्यापार में फ़र्क पड़ता ही है, जैसे बंदर ने ले सामान 1 किलो लेना वो आधा किलो लेगा, अपनी गुंजाइश का गरीब आदमी देख के लेता है। जैसे उसको 5 किलो चाहिए वो 2 किलो ले जाता है, 1 किलो ले जाता है, 1.5 किलो ले जाता है, काम चलाने के लिए चल भाई अपना गुंजाइश के हिसाब से ले जाता है। सर आलू जो है अभी 40 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है। ये बारिश हो रही है, इसके कारण से महंगा हो रहा है। फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि महंगे हो जाने के बाद जो गरीब लोग हैं वो खा नहीं पा रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो खाएंगे ही खाएंगे, महंगी हो जाए या सस्ती, लेकिन जो गरीब बंदे हैं वो कहाँ से खाएंगे। नहीं, अभी तो बढ़ भी सकता है, अगर बारिश हो जाए तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देता है और चाहता है कि हर बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। निगम के स्कूल में वो सारे प्रयास किए जाते हैं जिससे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज नगर निगम विद्यालय महिला कॉलोनी की टीम के साथ बुद्ध बाजार बस्ती में गए और वहां लोगों को बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनको बताया गया कि स्कूल में आप बच्चों को ज़रूर भेजिए। उनको ये बताया गया कि बच्चों को स्कूल में भेजने से उनका फ्यूचर अच्छा बनता है, जिस दौरान कुछ बच्चों के एडमिशन भी कराए गए हैं। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा हो गया है, अभी इसका उद्घाटन नहीं किया गया। इस फ्लाईओवर के लूप का काम चल रहा है। इसके साथ ही फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के लिए पिलर पर पेंटिंग बनाई जा रही है। फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के लिए पिलर पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसमें लिखा संदेश सफाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दर्शाता है। लोगों ने कहा ये चित्रों से बहुत से लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे, इन धरोहर के बारे में जानेंगे। लोग भी गंदगी फेंकने से पहले 10 बार सोचेंगे। सर जैसे यहाँ से निकलने वाले लोग जो हैं उनको अच्छा भी लगेगा देखने में, और जो यहाँ पर आसपास गरीब बच्चे भी बहुत सारे हैं जिनको स्कूल की सुविधा नहीं मिलती है, तो वो देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेंगे, कुछ नाम तो याद होगा कि एटलीस्ट ये है क्या, ये इंडिया गेट है, ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा।
बाकी आते जाते लोग अच्छा लगता है कि देखते हैं कि हाँ कितना अच्छा पेंटिंग है, करीबी है जी, बिल्कुल समझते हैं। और थोड़ा बहुत अब जो अब सफाई बहुत अच्छी हो रही है हर जगह, ये मैंने देखा है बहुत जगह अब ये बनने लग गए हैं चित्र वित्र, ये यूपी में भी हुए हैं। ये लोग फिर गंदगी कम फैलाएंगे, जैसे जो कार वाले बंदे हैं वो कूड़ा वूड़ा बाहर फेंक देते हैं, उसको देख के कुछ तो शर्म आएगी। कूड़ा उठाने के लिए मेट्रो ईस्ट कंपनी ने निगम में कई गाड़ियां दी हैं जो घर घर जाकर कूड़ा उठाएंगी। इसको लेकर निगम कर्मचारी सख्ती में हैं। उनका कहना है कि इससे निगम कर्मचारियों की नौकरी का भी, जी हाँ, नौकरी पर बात आ सकती है। दरअसल 100 से ज़्यादा कूड़ा उठाने की गाड़ी निगम को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मिली है, जिसे देखकर निगम के कई कर्मचारी ने नाराज़गी जताई है कि कहीं इन गाड़ियों से कर्मचारियों को नुकसान ना हो जाए। आपको बता दें, करीब 1 महीने पहले इसी कंपनी के विरोध में निगम के कर्मचारियों ने मेयर निर्मल जैन के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया था। निगम के कर्मचारियों का कहना यह है कि निगम के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन इतनी तादाद में गाड़ी खरीदी जा रही है। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए इनके पास पैसे हैं। इसके अलावा हम फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, अगर इसको चाहिए, कर्मचारी चाहिए, तो हमारे सब्स्टिट्यूट कर्मचारी हैं, उनको लगाएं। जो लोग एब्सेंटी है, जिन्हें 3-3 साल में रोज काम नहीं मिल रहा, 4 साल में, वो काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, उन्हें तजुर्बा है सफाई का काम करने के लिए। अब कोई बाहर का व्यक्ति काम करेगा, उसको प्रॉपर काम करने का इतना वो नहीं है, क्योंकि कहने के लिए सफाई का काम है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काम है। क्योंकि नाली खोलना हर एक किसी के बस की नहीं है, सीवर खोलना हर एक किसी के बस की नहीं है, झाड़ू लगावाना हर एक किसी के बस की नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंपनी है ये, क्योंकि हमें कमिश्नर महोदया ने लिख के दे दिया है कि हमारे किसी कर्मचारी का नुकसान नहीं होगा, जिसमें हमने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त में समझाया और बाकायदा राइटिंग में लिखित में दिया है हमें कि हमारे कर्मचारी को नुकसान नहीं होगा, ये कंपनी है अपनी तरफ से काम करेगी। कर्मचारी का तो नुकसान शायद है ही है, इसे साबित भी कर देंगे हम। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है एमसीडी का है। एमसीडी का क्यों नुकसान है? एमसीडी ने कंपनी को ठेका दिया कि घर से कूड़ा उठाइए, कंपनी को यानी पैसा दिया है। अब कंपनी घर से जब वो कूड़ा उठाएगी तो कंपनी उसकी वेस्टिंग उठाएगी, वेस्टिंग उठा के कंपनी बेचेगी, वेस्टिंग कंपनी बेचेगी और उस कूड़े को कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इस्तेमाल करेगी, चाहे खाद बनाए या इसका ये गैस बनाए या बिजली बनाए, कोई ना कोई प्लांट लगेगा। तो दोनों सूरत हाल में किसका फ़ायदा हुआ? कंपनी का। कि तनख्वाह देने को लिए हमारे पैसे नहीं है, तो ये गाड़ी जो कहाँ से आ रही है? क्योंकि हमारे इस टाइम भूख भरी हुई कतार पर जा रही है। एमसीडी को कह रहे हैं कि हमारा कर्मचारी इस टाइम बेचारे 3-3 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही बहुत जगह। तो हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा ना सलूक होए। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत चल रहे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का स्टाफ सैलरी ना मिलने की वजह से परेशान है। टीचर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज चौथा दिन था। कुछ टीचर्स जो सैलरी मांग रहे थे वो सस्पेंड हो गए। स्कूल प्रशासन ने टीचर्स पर एजुकेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। टीचर्स का कहना है कि जून और जुलाई की सिर्फ 60% सैलरी दी गई, जबकि अगस्त की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सैलरी 2 से 3 महीने तक लेट आती है। टीचर्स को घर चलाने में परेशानी हो रही है। जो सैलरी मिल रही है उससे घर ठीक से नहीं चल पा रहा है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को पूरी सैलरी दी जाए, जिससे हम लोग अपना जीवन ठीक से जी सकें। हमें कल उम्मीद थी कि शायद हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट ने, सरदार मनजिंदर सिंह सरसा ने बिल्कुल ही हमारी प्रॉब्लम सुनने से मना कर दिया। हमारे में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो किस्त बंधी हुई है, जो घर का लोन लिया हुआ है, गाड़ी का लोन लिया, उसकी किस्त जो बंधी हुई है वो हमारी सैलरी से ज़्यादा है। उसके अलावा बच्चों की फ़ीस के पैसे हैं वो कहाँ से भरेंगे? वो जो बेसिक डिमांड्स हैं हमारी, जो हम उनको बताना चाहते हैं, इतना भी बताना चाहते हैं कि जो लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी ही बात सुन ली जाए। वो हमारी बात ही सुनने के लिए राज़ी नहीं है। जो सिंगल लेडीज़ हैं, जो विडोज़ लेडीज़ हैं, वो कहाँ जाके मांगेगी? उनके साथ क्या हो सकता है? पूर्व दिल्ली के शादरा इलाके में आदित्य मॉल में दवाई के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखी दवाइयां जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग सुबह करीब 7 बजे या 8 बजे के बीच में लग गई। आग का पता लगते ही दमकल केंद्र को सूचना दी गई, तो कुछ देर बाद ही दमकल की गाड़ियां पहुंची और कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।
जानकारी के मुताबिक आदित्य मॉल में ये एक दवाई का गोदाम था जिसमें शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें दवाइयों गोदाम जलकर खाक हो गया है। मालिक का कहना है कि लाखों का माल जलकर उनका खाक हो गया है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। 8:30 बजे करीब देखा धुआं उठा है तो फ़ोन किया गया, फ़ोन आया हमारे पास तो तब हम यहाँ पे आए। शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं फायर ब्रिगेड वाले को, यहाँ नरेशन का ऑफिस कम करना। यदि आप किसी वाहन के मालिक हैं तो आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो आपको जुर्माने के साथ साथ जेल की सज़ा भी हो सकती है, फिर चाहे आपका वाहन कोई मोटरसाइकिल हो या फिर कोई और वगैरह। दिल्ली सरकार के दिल्ली के वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ही जब भी आपको नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी की व्यवस्था थी, लेकिन अभी बहुत से ऐसे वाहन हैं जिन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। सन 2010 से पहले जो गाड़ियाँ थी उनके लिए कोई सिक्योरिटी कोड प्लेट की ज़रूरत नहीं है। अब जो नंबर प्लेट के लिए जा रहे हैं कस्टमर परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हम अगर जाते हैं आरटीओ ऑफिस में, आरटीओ ऑफिस वाले बोल देते हैं कि यहाँ पर नहीं बनेगी, और डीलर के पास जाते हैं वो भी मना कर देता है। अब ये पता नहीं कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ बनेगी। जब हम आए थे आरटीओ ऑफिस में हमने पता किया था कि हमारी नंबर प्लेट बननी है, टूट गई है, वो कहाँ बनेगी। तो उन्होंने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल के पास, जीटीवी हॉस्पिटल के पास सामने कोई वो सेंटर है नंबर प्लेट का, वो था मगर वो अब बंद कर दिया गया है। अब ना हमें ये पता लग रहा है बनना यहाँ बनेंगी या कहाँ बनेंगी, बता नहीं पा रहा है। अब आप बुक कर सकते हैं अपनी गाड़ी की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गूगल के थ्रू। आपको सिर्फ www.bookmyhighsecurityNumberPlate पे जाके अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लिंक करनी है, जिसमें आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आपकी मेल आईडी और एक आपका आईडी प्रूफ सबमिट होता है। ऑनलाइन ही आप इसका टैक्स पे करते हैं जो कि 500 to 600 रुपीज़ होता है, और उसके थ्रू आप अपने नियर बाई जो भी आपकी कोई भी डीलरशिप है वहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उसी डीलरशिप पे विदिन 10 डेज सबमिट हो जाती है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।